दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपके एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम में जो इकाई 8 लगा हुआ है वही इस समय चल रहा है। आज अंतिम कक्षा हो रही है। कल से आपका इकाई 9 प्रारंभ हो जाएगा। कल हम लोगों ने वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत की बात की, लोनजाइनस के उदात्त सिद्धांत की बात की। आज हम लोग प्लेटो के काव्य भाषा सिद्धांत को देखेंगे, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत को देखेंगे। और जिस पीडीएफ से आप ये देख रहे हैं लेक्चर, इसी पीडीएफ में अरस्तु और प्लेटो दोनों के बारे में बताया गया है, तो इसलिए ये पीडीएफ आपको मिलेगी। लास्ट तक पूरा पीडीएफ देख लीजिएगा। अरस्तु और प्लेटो दोनों का सिद्धांत इसी में दिया गया है। कल जो लेक्चर दिया गया था, मैंने देखा कि वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत लेक्चर बहुत ही कम लोगों ने देखा है, जबकि लोनजाइनस का उदात्त सिद्धांत लगभग लोगों ने देख ही लिया है। तो जब तक आप लेक्चर देखेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक कैसे समझ में आएगा। जिस चीज़ से आप डरेंगे भाषा से कि काव्यशास्त्र नहीं समझ में आ रहा या नहीं समझ में आएगा, तो तब तक वो नहीं समझ में आएगा जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। काव्यशास्त्र, चाहे वो भारतीय काव्यशास्त्र हो, चाहे वो पाश्चात्य काव्यशास्त्र हो, पढ़ेंगे, लेक्चर को देखेंगे। इसीलिए साधारण सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाता है ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेटो का काव्य भाषा सिद्धांत। प्लेटो का काव्य भाषा सिद्धांत जो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, उससे पहले प्लेटो के बारे में जानेंगे और फिर उनके काव्य भाषा सिद्धांत की बात करेंगे। प्लेटो का समय कब से कब तक माना गया, तो 427 से 347 ईसा पूर्व माना गया। यूनान के दार्शनिक थे। इनके गुरु सुकरात थे। इनके शिष्य अरस्तु हैं। इनके समकालीन कवि होमर थे। प्लेटो की जो रचनाएं हैं, द रिपब्लिक है, द स्टेटमैन है, द लाज है, साहित्यिक विचार, दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतों से प्रभावित थे प्लेटो से पहले युग में यह मान्यता थी कि काव्य रचना की जो प्रेरणा है वो ईश्वरीय होती है, और काव्य रचना के क्षणों में कवि दैवी शक्ति से आविष्ट होता है। वह मात्र माध्यम होता है। उसमें न स्वयं की कला निपुणता होती है और न शब्द चयन की क्षमता होती है। उससे रचना करने वाली ईश्वरीय प्रेरणा होती है। लेकिन इतनी ही चीज़ें जरूरी नहीं है। प्लेटो से पहले ग्रीक काव्य चिंतन में 3 सिद्धांतों की उद्भावना हो चुकी थी। वो 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? परीक्षा में बाय द वे अगर पूछा जाता है कि प्लेटो से पहले किन सिद्धांतों की स्थापना हो चुकी थी, कौन से सिद्धांत अस्तित्व में आ चुके थे, तो है प्रेरणा का सिद्धांत। लिखना चाहें तो लिख लें। इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि कॉपी पेन लेकर बैठें। प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत, पहला पॉइंट, पहला लिखें, प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत। दूसरा लिखें, अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत। और तीसरा लिखें, विरेचन का सिद्धांत। विरेचन का सिद्धांत। अब जो लोग नहीं जानते होंगे, अगर ये दे दिया जाए कि प्लेटो से पूर्व युग में किन सिद्धांतों की स्थापना हो चुकी थी, तो कुछ लोग अनुकरण और विरेचन ही लगा देंगे और प्रेरणा को छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेरणा, अनुकरण और विरेचन, इन तीनों सिद्धांतों की मौलिक उद्भावना या इन सिद्धांतों की स्थापना प्लेटो से पहले हो चुकी थी। और वही ये भूमिका है, जिस भूमिका के आधार पर, जिसको लेकर प्लेटो ने अपने काव्य भाषा सिद्धांत की स्थापना की। यही काव्य रचना की प्रेरणा आप देखेंगे कि ईश्वरीय होती है। इसी में कहा गया है, प्रेरणा के सिद्धांत में ही। आगे आप देखेंगे कि जब पूर्व युग की बात होती है, थोड़ी भूमिका आप समझ लें। अब ये तो समझ में आ गया, प्रेरणा का सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत। तो पूर्व जो भूमिका थी, पहले जो था, वो प्लेटो से पहले युग की ये मान्यता थी कि काव्य रचना की प्रेरणा ईश्वरीय होती है।
काव्य रचना के क्षणों में दैवी शक्ति से आविष्ट होता है, वह मात्र माध्यम होता है। उसमें न स्वयं की कला निपुणता होती है और न शब्द चयन की उसमें रचना करने वाली ईश्वरीय प्रेरणा होती है। मात्र छंद ज्ञान और अभ्यास के बल पर काव्य रचना नहीं की जा सकती, उसके लिए प्रेरणा आवश्यक होती है। होमर जैसे कवियों को यह दैवीय प्रेरणा प्राप्त थी। किन कवियों को? होमर जैसे कवियों को। अभी मैंने कवि होमर की बात की कि इनके समकालीन कवि कौन थे, तो समकालीन कवि होमर थे और होमर को यह दैवीय शक्ति प्राप्त थी। तो प्लेटो पूर्व काल की यह मान्यता प्लेटो और अरस्तु दोनों के द्वारा स्वीकार की गई। यूरोप में 18वीं सदी तक दैवी प्रेरणा का सिद्धांत मान्य रहा। काव्य रचना को दैवीय प्रेरणा मानने के कारण यह भी स्वीकार किया गया कि महान कृतियों में उदात्त होता है, औदात्य होता है, यानी महानता होती है और वह अपने पाठकों को उच्चतर मूल्यों के प्रति प्रेरित करके उन्हें प्रकारांतर में शिक्षित भी करती हैं। क्योंकि कल हम लोगों ने जब बात किया लोंजाइनस का उदात्त सिद्धांत, तो वहाँ पर पूरा उदात्त मैंने आपको समझाया। प्लेटो के अनुसार प्रत्यय या विचार ही चरम सत्य है। प्रत्यय यानी अंग्रेजी में जिसको आप कहते हैं आइडिया, प्लेटो के अनुसार आइडिया या विचार परम सत्य है और वह शाश्वत और अखंड है। वह शाश्वत और अखंड है और ईश्वर उसका सृष्टा है। यह वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है, यानी जो विचार है उसी विचार का अनुकरण है। ये वस्तु जगत जितना है ये क्या है? ये सब एक आइडिया का अनुकरण है तथा कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है। तो इस प्रकार कला जगत क्या है? अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है। अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है। क्योंकि अनुकरण असत्य है। प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी और नैतिकतावादी था। कला और साहित्य की कसौटी उसके लिए आनंद और सौंदर्य न होकर उपयोगितावाद थी और उन्होंने एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वह अपना उपयोग रखती हो। तो ये उपयोगितावाद का उन्होंने उदाहरण दिया कि गोबर से भरी हुई अगर टोकरी है तो वह भी सुंदर हो सकती है अगर वह कोई उपयोगिता रखती हो। तो ये उनके उपयोगितावाद होने का साक्ष्य है। प्लेटो कवि या चित्रकार या महान मोची या बढ़ई से भी कम आंकते हैं। कवि या चित्रकार का जो महत्व है वो मोची या बढ़ई से भी कम आंकते हैं। क्योंकि जब मोची और बढ़ई की बात आती है, मोची और बढ़ई की जब बात आती है तो यहाँ पर वो पलंग का उदाहरण देते हैं। पलंग का उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि ईश्वर ने मात्र एक पलंग का आइडिया बनाया। पलंग का आइडिया एक से अधिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो पलंग है वो पलंग एक से अधिक तो हो ही नहीं सकता। एक ही आकार होता है पलंग का। तो ईश्वर द्वारा बनाया हुआ यह आदर्श रूप ही सत्य है, यह आइडिया ही सत्य है। और बढ़ी जब कोई एक पलंग बनाता है तो वो ईश्वर के द्वारा जो आइडिया है, जो आदर्श रूप है, आदर्श रूप में निर्मित पलंग का अनुकरण करता है। और इसके बाद चित्रकार जब बढ़ई द्वारा निर्मित पलंग को देखकर उसका चित्र बनाता है तब वो बढ़ई के पलंग का अनुकरण करता है। यानी ईश्वर के बाद बढ़ई ने पलंग बनाया और चित्रकार ने उस बढ़ई के पलंग को देखकर उसका अनुकरण किया। तो इस तरीके से चित्रकार द्वारा चित्रित पलंग क्या है? अनुकरण का अनुकरण है। तो ईश्वर द्वारा निर्मित पलंग का जो सही रूप है वही सही है। शेष दोनों क्या है? शेष दोनों गलत है, क्योंकि ये अनुकरण है। जो बढ़ई ने बनाया वो अनुकरण है, जो चित्रकार ने बनाया वो अनुकरण का अनुकरण है।
इसीलिए प्लेटो ने कहा भी है कि ईश्वर द्वारा रचित जो आइडिया है, जो आदर्श रूप है, वही सही है और बाकी सब उसकी अनुकृति है या छाया है, और इसीलिए वो गलत है, वो मिथ्या है, अनुकृति की अनुकृति है। प्लेटो ने यह भी कहा है कि गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। प्लेटो ने अपनी आदर्शवादिता के कारण कविता का बहिष्कार किया। अपनी आदर्शवादिता के कारण कविता का बहिष्कार किया, सभी कविताओं का बहिष्कार नहीं किया। अपनी आदर्शवादिता के कारण कविता का बहिष्कार किया, यानी जो कविता इस अनुरूप नहीं होती थी उसका बहिष्कार किया, न कि संपूर्ण कविताओं का। वह कविता का अनुकरण करते हुए कहते हैं कि कलाकार वास्तविक जीवन के पदार्थों को उत्पन्न नहीं करते, वह केवल उनकी छायाओं और बिंबों का निर्माण करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण स्वरूप बताया, पलंग का उदाहरण दिया कि पलंग सत्य है, जो ईश्वर द्वारा बनाया गया, जो ईश्वर द्वारा एक आकृति निर्मित की गई, वह पलंग सत्य है, लेकिन बढ़ई उसका अनुकरण करता है और चित्रकार उस अनुकरण का अनुकरण करता है। यानी चित्रकार जो बनाएगा, बढ़ई के द्वारा जो बनाया गया, उसी का बिंब है, उसी की छाया है। तो कलाकार वास्तविक जीवन के पदार्थों को उत्पन्न नहीं करते हैं, वह केवल उसकी छायाओं या बिंबों का निर्माण करते हैं। प्लेटो के अनुसार जो काव्य होता है वो 3 प्रकार का होता है, प्रहसन होता है, दुखांत नाटक होते हैं और अनुकरणात्मक होता है। जो प्रगीत होता है वो प्रगीत वर्णात्मक होता है, महाकाव्य मिश्र होता है और कविता या प्रगीत के प्रमुख 3 अंग हैं। कविता या प्रगीत के मुख्यतः 3 अंग हैं। वो 3 अंग कौन कौन से हैं? शब्द है। 3 अंग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए 3 अंग कौन कौन से दिए गए। 3 अंग दिए गए, शब्द है, माधुर्य है और लय है। प्लेटो ने दिया वो क्या क्या है? शब्द है, माधुर्य है और लय है। तो इन 3 चीज़ों पर आप ध्यान दें कि शब्द, माधुर्य और लय जो प्लेटो ने दिया है, प्लेटो की जो ये मान्यता है, इन पर आपको ध्यान रखना है। इस पर आधारित परीक्षा में आप देखेंगे कि प्रश्न भी पूछा जाता है। काव्य का उद्देश्य क्या होता है? तो उन्होंने कहा काव्य का उद्देश्य, श्रेष्ठ काव्य वह नहीं है जो पाठकों का हल्का मनोरंजन करके थोड़े समय का सुख प्रदान करता है। श्रेष्ठ काव्य वह है जो पाठकों में उदात्त भावनाओं को जागृत करके उनके चरित्र का निर्माण करता है। होमर की रचना हिम टू अपोलो है। अनुकरण के लिए इन्होंने माइमेसिस शब्द का प्रयोग किया और प्लेटो से 59 वर्ष पहले गोर्जियस ने विरेचन के बारे में कहा था कि काव्य श्रोताओं में कपा देने वाला भय, अश्रुपूर्ण करुणा तथा दूसरों के दुख में सहानुभूति उत्पन्न करता है। शब्द सशक्त शासक है जो भय को दूर कर सकते हैं, आनंद प्रदान कर सकते हैं और आत्मविश्वास से मंडित कर सकते हैं। आगे चलकर अरस्तु ने इसे परिष्कृत करके विरेचन सिद्धांत की स्थापना की। विरेचन सिद्धांत की स्थापना की तो प्लेटो के चिंतन का सार क्या है? वही है जो अभी बताया कि ईश्वर द्वारा रचित प्रत्यय जगत ही सत्य है। ये शब्दों के माध्यम से अब यहाँ व्यक्त किया जा रहा है। जो उदाहरण मैंने समझाया अब वही शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा है कि ईश्वर द्वारा रचित प्रत्यय जगत ही सही है और वस्तु जगत प्रत्यय जगत की अनुकृति या छाया होने के कारण मिथ्या है, गलत है, नकल है। यही तो मैंने अभी आपको समझाया। भाई प्लेटो ने अपने पहले के दार्शनिक सिद्धांतों के अनुसार काव्य या साहित्य को मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति ही तो सिद्ध किया। प्लेटो के अनुसार साहित्यकार जिन वस्तुओं या व्यक्तियों या क्रियाकलापों का वर्णन करता है वह पहले से ही भौतिक जगत में है, तभी तो बिंब और प्रतीकों का प्रयोग करता है जिनकी अनुकृति कलाकार अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करता है। लेकिन यह अनुकृति 2 प्रकार की होती है। भाई एक कुर्सी को देखकर कुर्सी बनाना, अनुकृति के द्वारा दूसरी अनुकृति प्रस्तुत करना है, नकल करना है।
ये दूसरे प्रकार की अनुकृति एक प्रकार की क्या है, मिथ्या और भ्रामक अनुकृति है। तथा चित्रकार, कवि और कथाकार भी ऐसी मिथ्या अनुकृति प्रस्तुत करते हैं। और इससे भी बुरा तो ये है कि जिन वस्तुओं की आकृति प्रस्तुत करते हैं वह स्वयं मिथ्या है, क्योंकि उनका सत्य रूप तो केवल विचार रूप में अलौकिक जगत में ही है। तो ऐसी स्थिति में कलाकार की स्थिति उस नकलची सी हो जाती है जो नकल भी झूठ की कर रहा है। कल्पना कीजिए, आप सोचिए कि आप एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं, परीक्षा भवन में जाते हैं, और परीक्षा भवन में आप किसी दूसरे परीक्षार्थी की नकल कर रहे हैं, और उस नकल में भी एक तो बहुत सी अशुद्धियाँ कर रहा है, दूसरे जिस उत्तर की वो नकल कर रहा है वो भी अपने आप में गलत है। तो ऐसी स्थिति में वो परीक्षार्थी एक नहीं 3 प्रकार की गलतियां कर रहा है। एक तो नकल कर रहा है, दूसरा गलत नकल कर रहा है, और तीसरा वस्तु की नकल कर रहा है। तो प्लेटो के विचार से साहित्यकार की भी यही स्थिति है। वह मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति प्रस्तुत करता है, और इस प्रकार वो सत्य से तिगुना दूर है, या यूँ कहिए कि वो 3 गुने झूठ का आविष्कार है। तो इसलिए वह प्रशंसनीय नहीं है, बल्कि क्या है, दंडनीय है। कला जगत वस्तु जगत की छाया या अनुकृति होने के कारण और भी मिथ्या है, क्योंकि वह अनुकृति की अनुकृति है। तो प्लेटो दार्शनिक के रूप में आदर्शवादी थे। इनका चिंतन एक शुद्ध प्रत्ययवादी दार्शनिक का चित्रण है। प्लेटो के अनुसार काव्य का आधार क्या है, गलत है, असत्य है। काव्य समाज के लिए हानिकारक है। संगीत मानसिक शक्ति प्रदान करता है। यानी इन्होंने संगीत को, ये बाय द वे पूछा जाए कि प्लेटो ने किसका समर्थन किया है, तो प्लेटो ने संगीत का समर्थन किया है। प्लेटो ने किसका समर्थन किया, संगीत का समर्थन किया है। ये ध्यान रखना। बाय द वे अगर कभी पूछा जाता है कि प्लेटो ने किसका समर्थन किया है, तो संगीत का समर्थन किया है। काव्य का प्रभाव क्या है, तो कह रहे काव्य का प्रभाव अशुभ है। काव्य वासनाओं को जागृत करके पाठकों और श्रोताओं के बीच के विवेक को कुंठित कर देता है। काव्य में जो देवताओं का चरित्र चित्रण किया जाता है वह असत्य और अनुचित है। प्लेटो ने काव्य का पूर्ण बहिष्कार नहीं किया। उनका मानना था कि काव्य का उदात्त और नैतिक होना आवश्यक है। पूर्ण बहिष्कार नहीं किया है। प्लेटो के अनुसार मानव व्यक्तित्व के 3 आंतरिक तत्व होते हैं। भौतिक होता है, ऊर्जस्वी होता है, और सात्विक होता है। ये 3 होते हैं। प्लेटो ने काव्य का विरोध 4 दृष्टियों से किया। 4 दृष्टियों से कौन कौन सी दृष्टियां हैं जिस पर उन्होंने विरोध किया, और ये क्या हैं दृष्टियां, इसे जानिए। पहली दृष्टि है नैतिकता। चूंकि काव्य का आधार असत्य है, काव्य जगत मिथ्या है, तो उससे समाज के नैतिक बोध को समुन्नत करने की क्षमता नहीं है, इसलिए उसका महत्व मान्य नहीं होना चाहिए। ये नैतिक आधार पर उन्होंने विरोध किया। दूसरा जो यहाँ आधार आप देख रहे हैं भावात्मक, इसके आधार पर भाई प्लेटो ने कहा कि काव्य में कुछ आधारभूत कमजोरियां होती हैं। जैसे कवि किसी रहस्यमयी दैवी शक्ति से आविष्ट होकर रचना करता है, उसके उद्गार तर्क पर आधारित नहीं होते, वे विवेक की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, तो उनमें क्षणिक उन्माद की मनोदशा प्रधान होती है। इसलिए उनका प्रभाव शुभ और प्रेरक नहीं होता है। शुभ और प्रेरक नहीं हो सकता। तो देव स्तुतियों को छोड़कर शेष जितनी काव्य कृतियाँ हैं, कथात्मक महाकाव्य हो, दुखांत हो, सुखांत हो, ये सब क्या होंगी, अनुकरणात्मक होंगी। और इसी अनुकरणात्मक के आधार पर उन्होंने मानव व्यक्तित्व के 3 आंतरिक तत्वों की बात की। और वो कौन कौन से हैं, बौद्धिक है, ऊर्जस्वी है, और सात्विक है, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद जो तीसरा आधार उन्होंने लिया बौद्धिक, वो ये मानकर चलते हैं कि कवि को सत्य का बोध नहीं है, वह चीज़ों की आकृति का अनुकरण करता है, वास्तविक सत्ता तक उसकी पहुंच है ही नहीं।
और इंद्रिय गोचर जगत से अलग वास्तविक भावात्मक सत्ता की एक अलग दुनिया है। सत्य, शिव और सुंदर एक अव्यक्त आदर्शात्मक सत्ता है, यानी शिव को उन्होंने सत्य माना। सत्य, शिव और सुंदर एक अव्यक्त आदर्शात्मक सत्ता है। गोचर जगत तो मायिक है, मायाजाल है और गलत है। वह वास्तविक जगत का क्या है? छाया है केवल। और कभी कभी जो होता है वो इसी छाया का अनुकरण करता है। तो काव्य में मूर्त जगत का कोई बौद्धिक या तार्किक आधार नहीं है, इसलिए काव्य का महत्व अमान्य होना चाहिए। ये उन्होंने विरोध किया। उपयोगितावाद की जब बात आती है तो उन्होंने कहा कि काव्य समाज के उत्थान और चरित्र निर्माण के प्रत्यक्ष भूमिका अदा नहीं करता, इसलिए वो युवकों के लिए अनुपयोगी है। भाई मात्र हल्का मनोरंजन करने वाली चीज़ मूल्यवान नहीं हो सकती, इसलिए एक गणराज्य में कवियों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, वह दूर ही रहे तो अच्छा है। तो ये उन्होंने, प्लेटो ने इस आधार पर काव्य का विरोध किया। प्लेटो के दर्शन में 5 विषयों का उल्लेख है। भाई आदर्श राज्य की अवधारणा, आत्मा की अमृत सिद्धि, प्रत्यय सिद्धांत, ज्ञान मीमांसा और सृष्टि शास्त्र, तो इनकी चर्चा उन्होंने की है। कोई भी कवि जब तक बोध शक्ति को धारण नहीं करता है, जब तक बोध शक्ति को धारण नहीं करता, तब तक काव्य के देववाणी तुल्य उपहार का अधिकारी नहीं होता। प्लेटो के अनुसार कवि दुर्बलता एवं अनाचार का पोषक है। ये भी आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्लेटो कविता मात्र के विरोधी नहीं थे, कविता के विरोधी नहीं थे, पूर्णतः कविता का विरोध उन्होंने नहीं किया। जिस कविता में ईश्वर की स्तुति, जिस कविता में ईश्वर की स्तुति या साधुओं का गुणगान हो, उस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिसमें अनुकृति की अनुकृति है, नकल है, प्रतिबिंब है, छाया है, उसका विरोध उन्होंने किया है। बाकी कविता का पूर्ण विरोध, पूर्ण बहिष्कार नहीं किया है। वैसी कविताओं का बहिष्कार नहीं किया जिसमें ईश्वर की स्तुति और साधुओं का गुणगान हो, उस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आदर्शवादी होने के नाते प्लेटो ने राज्य के सामाजिक जीवन के नैतिकता को बहुत अधिक महत्व दिया है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर मात्र 23 मिनट में प्लेटो के बारे में देखा, प्लेटो के सिद्धांत के बारे में देखा, प्लेटो के सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की। ये प्लेटो के बारे में जितना दिया गया उन सब की बात हम लोगों ने यहाँ पर की है। अब इसके बाद में आगे हम लोग बात करेंगे अरस्तु का, और इसी पीडीएफ में आपको मिलेगा, एक पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। बाद में यह ना कहिएगा सर अरस्तु का इसमें नहीं है, तो अरस्तु का ये अलग ही लेक्चर आपको दिया जाएगा। छोटे छोटे लेक्चर होंगे तो कम समय में आप इधर उधर करके जो भी समय मिलेगा तुरंत देख लेंगे, नहीं तो आधा लेक्चर देखेंगे, आधा छूट जाएगा बड़ा होगा तो यहाँ मात्र 23 मिनट में आपने देखा। और अगला लेक्चर अरस्तु का अनुकरण और विरेचन सिद्धांत अभी आपको मिलेगा, उसे भी साधारण शब्दों में समझाया जाएगा, उसे भी आप समझते चलें।